हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर नंबर 6 में। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो इस क्वेश्चन के सीरीज़ में हम अब तक क्या देख चुके हैं? देखो, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, कंडक्शन मेथड, चार्जिंग मेथड पढ़ चुके हैं, कूलाम्स लॉ हमने कर लिया, रिलेटिव परमिटिविटी हमने कर लिया, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ पर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे। आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के पहली बात तो ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्यों। हमने अब तक देखा था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2/R² कूलम्ब्स लॉ से। लेकिन हमारे पास अगर दो से ज़्यादा चार्ज होते हैं तब हम क्या करेंगे? तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो इसी क्वेश्चन का जवाब देता है कि जब भी आपके पास में दो से ज़्यादा क्या बोलते हैं चार्जेस हो, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये क्यू चार्ज है, ठीक, एक Q1 चार्ज है। ये दो ही चार्ज है, इसे Q1 कह देते हैं। ये दो चार्ज हैं तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स हम अगर निकालें तो इसकी वजह से इस पर इस तरफ रिपल्शन फोर्स लगेगा। थोड़ी लाइन लंबी कर देते हैं, आसानी रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और चार्ज होता, जैसे ये कोई Q2 चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा, ये हम जानते हैं। तो हम देखें तो इधर एक F1 लग रहा है जो Q1 की वजह से लग रहा है, ये F2 लग रहा है। ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं, ये किसी एंगल पर लग रहे हैं, ठीक है। और हम पहले से जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक तरह से वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का तरीका ही है। तो दो फोर्सेस जब किसी एंगल पर लगते हैं या किसी चार्ज पर एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बात बताता है हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी पर लगने वाला, किसी चार्ज पर मैं एफ क्यू लिख दूँ, किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो इक्वल होगा फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और अदर जितने भी चार्जेस होंगे, 3 4 5 जितने भी वो चार्ज होंगे, उन सब की वजह से जो नेट फोर्स आएगा उनका वेक्टर सम होगा। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, अगर आपने 11th का वेक्टर पढ़ रखा है तो आपको इसका रिजल्टेंट भी निकालना आता होगा। नहीं आता है तो आप इसे यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं रिजल्टेंट का। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। और ये एंगल क्या है? F1 और F2 के बीच में जो एंगल आया है, अभी जो मैंने एंगल लिखा है, ये वो वाला एंगल है। सो ये दो फॉर्मूले हैं। हालांकि ये याद करने वाली चीज़ भी नहीं है, 11th क्लास में आपने वेक्टर में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो इन दो फॉर्मूलाज को आप याद कर लो। दो से ज़्यादा चार्ज कभी भी आपको दिखाई देंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। हम इस क्यों चार्ज के ऊपर, यहाँ पे चार्ज तो नहीं बताया कि कौन सा चार्ज पे निकालना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस क्यों चार्ज के ऊपर नेट फोर्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, इस क्यों चार्ज के अलावा यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा चार्जेस अवेलेबल है, तो इसकी वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। किसी एंगल पर लग रहा है, एंगल पर लग रहा है, तो वही एफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसको सही से लिख देते हैं, उसके बाद इसे अपन सॉल्व करते हैं, येलो यूज़ करते हैं, ठीक है। टू क्यों जो बी पर है, इसकी वजह से ये जो सी पर क्यों चार्ज है, इस पर लगने वाला फोर्स वो इस तरफ लगेगा, सही है। सिमिलरली ये टू क्यू जो ए पर है, इसकी वजह से सी पर लगने वाला फोर्स इस तरफ लगेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दो साइड्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ तक आप समझ गए। इस डिग्री को थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है, 60 डिग्री होगा, ठीक है। इस टू क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको मैं F1 मान लेता हूँ, और इसकी वजह से लगने वाले को मैं F2 मान लेता हूँ। अच्छा, F1 को लिखते हैं अपन।
तो F1 कैसे लिखेंगे, 2Q और Q है इसकी वजह से है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन लिख देंगे K 2Q इंटू Q अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, एक बार R मान रहा हूँ मैं, R²। F2 लिखेंगे तो इस 2Q की वजह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा K 2Q इंटू Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस वही R², इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों ही जो है वो सेम है, ये दोनों ही सेम है, तो दोनों को मैंने F मान लिया, ये वाला और ये वाला, दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम है, इस वजह से दोनों को मैंने F मान लिया, ठीक है, तो दोनों सेम थे। अच्छा, तो ये दो सेम वेक्टर्स हैं जो 60 डिग्री पर क्या बोलते हैं, काम कर रहे हैं। तो 60 डिग्री पर जब भी होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर 11th क्लास में याद करवाया जाता है, √3 टाइम्स ऑफ F होता है, लेकिन फिर भी अपन इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल फोर्स जो Q पर है वो आएगा F1 प्लस F2 वेक्टर फॉर्म में एडिशन। अच्छा, इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, अभी बताया था। F जो रिजल्टेंट निकाला जाता है, जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, वो निकाला जाता है F1 का स्क्वायर, और F1 क्या है, यहाँ पे F था, तो F का स्क्वायर प्लस फिर F का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 है, तो F1 F2 मल्टीप्लाई करके F का स्क्वायर कोस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो जो F आता है वो आता है F, जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F² इंटू 1/2, क्योंकि कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। और सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 3F², तो F² प्लस F² रूट के अंदर ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F², ये √3 टाइम्स ऑफ F² आ गया। ठीक है, √3 को अंदर रखेंगे, F को बाहर निकालेंगे स्क्वायर को, तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड आया इसका, ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ, बाहर आ जाएगा F, और F पीछे क्या था, F अपन ने किसको माना था, F माना था अपन ने इनको, है ना। तो इस वजह से F की जगह अपन लिख देंगे K2QQ अपॉन R², या K2Q² अपॉन R², तो F की जगह आ जाएगा √3 K2Q² R², और ये अपना आंसर आ चुका है। आप यहाँ पे R की वैल्यू को भी रख सकते हो और क्वेश्चन को और आगे सॉल्व कर सकते हो, K और R की वैल्यू को रख करके। R की वैल्यू यहाँ 5 सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को देख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, आपको इसमें 2Q के ऊपर फोर्स निकालना है। इसकी वजह से इस तरफ लगेगा, इसकी वजह से इस तरफ 90 डिग्री पे, और एक तीसरा फोर्स यहाँ से लगेगा। इसको आप R मान रहे हो, तो यहाँ बीच वाली जो डिस्टेंस आएगी ये √2R आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको 2Q के ऊपर फोर्स निकालना है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट अपन कैसे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोर्स क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 आता है। तो अपने पास दो चार्जेस हैं, एक बार अपन सेम चार्जेस को लेते हैं, एक बार अपन ऑपोजिट चार्जेस को लेते हैं। तो मैंने जो दो सेम चार्जेस लिए, जैसे ये प्लस रहा और ये प्लस रहा, एक बार मैंने दो ऑपोजिट चार्ज लिए, दोनों को मैं सामने लिख करके बता रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो दो सेम चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने R माना। जब भी दो सेम चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है वो कभी भी साइडों में नहीं होती, कभी भी साइडों में नहीं होती, यहाँ बीच में, कहीं बीच में आती है। ठीक है, एक तो ये बात आपको याद रखनी, इसको लिखा ही रहने देते हैं। ठीक है, और जब भी ऑपोजिट चार्ज होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में ना आकर के कहीं साइड में आती है। एक तो ये बात आपको आनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम
क्योंकि ये क्वेश्चंस की सीरीज है तो ज़्यादा क्या क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन पे मैं जोर नहीं दे रहा, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पे ले जाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ आती है कि हमेशा जो चार्ज होगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो स्मॉल चार्ज की तरफ पास में होगी, तो नियर होगी स्मॉल चार्ज, इसलिए उस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। ठीक है, तो इस x का ही मुझे फॉर्मूला देखना है। तो इस x का जो फॉर्मूला आता है वो आता है r, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन √n+1। सिमिलरली इसमें भी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो स्मॉल चार्ज के पास में होगी, प्लस और माइनस में कौन सा भी स्मॉल चार्ज हो सकता है, और इसमें भी उसको मैंने x ही मान लिया। और x का इधर जो फॉर्मूला आता है वो आता है x =r, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन √n। यहाँ -1 होता है, फ़र्क है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। ये दोनों के फॉर्मूला आ चुके हैं। इन्हीं फॉर्मूला का अपन को यूज़ करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे समझानी है इसमें वो ये है कि यहाँ n क्या है। तो n जो है उसको मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ। देखो, मेरे पास एक चार्ज q है और एक दूसरा चार्ज है 9q। तो ये स्मॉल चार्ज है, ये लार्ज चार्ज है। तो x जो आएगा, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है यानी सेम चार्ज है तो x ये डिस्टेंस होएगी स्मॉल चार्ज से। और अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव ना होकर के पॉजिटिव और नेगेटिव है, जैसे 9q को मैंने नेगेटिव मान लिया, तो यहाँ कहीं बाहर की तरफ x आएगा जो स्मॉल चार्ज से ही आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, n क्या होता है? n होता है कि स्मॉल चार्ज से जो लार्ज चार्ज है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है। n इस चीज़ को बताता है कि स्मॉल चार्ज से लार्ज चार्ज कितने टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ n की वैल्यू 9 होगी। और लिख सकते हैं जैसे q, मैंने चार्ज लिख रखा है q और 2q, तो ये 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और आगे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 2q और 8q, तो 2q से 8q 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप फॉर्मूला को देख लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इन फार्मूलाज़ का अपन को यूज़ करना है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। चलते हैं, देखो क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, एक तो q दे रखा है, एक 4q दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तीसरे चार्ज को कहाँ रखे कि जीरो नेट फोर्स लगे। जब भी जीरो नेट फोर्स बोला था इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला है। अच्छा, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? क्या दोनों चार्ज, एक तो q दे रखा है, एक 4q दे रखा है, क्या दोनों चार्ज सेम है? हाँ सेम है, तो सेम है इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में होगी, साइडों में नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात कहाँ होगी? स्मॉल चार्ज के पास में होगी, तो स्मॉल चार्ज के पास में x कोई डिस्टेंस है, वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इस x को अपन को फाइंड करना है, तो x का फॉर्मूला लगाएंगे सेम चार्ज के लिए, r/√n, यहाँ 1 प्लस आएगा कि माइनस आए, सेम चार्ज इसलिए प्लस आएगा। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो वैल्यूज़ को लिख देते हैं यहाँ पे। तो x = r दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय √n कितना होगा? इससे q से ये कितना टाइम्स ज़्यादा है? 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4, तो ये आ जाएगा √4 + 1। सॉल्व करते हैं, x = 12 डिवाइडेड बाय √4 हो जाएगा 2 + 1, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12/3 = 4 सेंटीमीटर। आसान था, तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, बस इतना पता होना चाहिए था कि चार्ज सेम है कि अपोजिट है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ से पूछा है, तो देखो यहाँ दिया नहीं था कहाँ से पूछा है, यहाँ इसमें दिया नहीं है कि कौन से चार्ज से बताना है। स्मॉल q चार्ज से अगर आप देखोगे, स्मॉल q चार्ज से, तो वो 4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आने वाली है। लेकिन अगर आप 4q चार्ज से देखोगे तो इस 12 में से इस 4 को माइनस कर देना, तो 12 में से -4 जब हो जाता है तो ये 8 सेंटीमीटर आएगी। तो ये भी एक कैच है, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आई है ना, वो कहाँ आई है? इसको लिख सकता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉल q और 8 सेंटीमीटर
फ्रॉम कैपिटल 4Q। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर कैसे निकाला मैंने, 12 में से जो 4 अपन ने सॉल्व किया था वो करने के बाद 8 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ये दो कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ होमवर्क दिया है और एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने पॉजिटिव वाला करवा दिया, आप पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सॉल्व करेंगे। सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने क्वेश्चंस दिए उनको ज़रूर से सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो